स्टूडेंट्स, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के कारगर हेतु हिंदी लेवल की बहुत बेस्ट तरीके का मॉडल पेपर 2022 का सॉल्व कराया जाएगा इस वीडियो में। और विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध है कि वो तन मन धन लगाकर वीडियो को देखें और वो कमेंट में बताएं कि वो हमसे किस विषय का मॉडल पेपर लेना चाहते हैं और वो कैसे चाहते हैं कि हम कौन सा सिलेबस से क्या पढ़ें। और जहां तक अभी मुझे यूपी बोर्ड वाले बच्चों की तैयारी करवाना है और मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सभी विषयों का मॉडल पेपर बना दूं ताकि किसी भी विद्यार्थियों को कोई भी विषय का डाउट ना हो। और विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूंगा कि वो 100% उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि वो पढ़ के जाएगा, नहीं तो वो पछता कर पेपर में आएगा। इसलिए पछताने का मौका न दें। डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर आइए और सभी विषय टॉप करके जाइए, ठीक है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए या न करिए वो चलेगा, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिए। और ताकि आप पढ़ें और आप अपने विद्यार्थियों के पास, फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें, ठीक है। इसीलिए अपने इंडिया का नाम जल्द ही रोशन होगा, ठीक। ज्यादा समय न लेते हुए अब आपकी टॉपिक पर चलते हैं। हिंदी आज सिलेबस चलेगी और ध्यान से वीडियो पर फोकस करेंगे, तन मन धन लगाकर देखिए, समझ में आएगा। याद करके जाइए। 100% के साथ कह सकता हूँ कि आपके परीक्षा पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो आपके बीच स्टार्ट हो गया है। आपके बीच एक मोटिवेशन कड़ी के साथ चलते हैं विद्यार्थियों। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नए तूफानों की बाजी लगाने हम चले। तो कहने का मतलब ये बोर्ड का पेपर है हमारा और उसको अच्छे मार्क से लाना होगा। और कोई भी आपके बीच कमी आए या फिर कोई दिक्कत आए तो उसको आप हरा कर ही अपने बोर्ड के पेपर को अच्छे से सॉल्व करें और अपने ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। तो इसी कड़ी के साथ मैं आपके बीच वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। विद्यार्थियों, आपके बीच जो टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा आपके बीच 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए होता है और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है, राइट। और अगर हम पूर्णांक की बात करें तो ये हमारा इसमें प्रैक्टिकल नहीं जुड़ता है, बल्कि 100 में 100 नंबर का मार्क्स रहता है। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर 100 में 100 नहीं आ पा रहा है तो कोशिश ये करिए कि हमारा 95 नंबर कम से कम में आए, ठीक है। तो हम आपके बीच ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखेंगे हैं, मॉडल पेपर में रखे हुए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और 99% कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पूरा फंसेगा। तो आप लोग तन मन धन लगाकर वीडियो को अब देखें, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपके बीच जो टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा आपके बीच 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए होता है और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है, राइट। और अगर हम पूर्णांक की बात करें तो ये हमारा इसमें प्रैक्टिकल नहीं जुड़ता है, बल्कि 100 में 100 नंबर का मार्क्स रहता है। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर 100 में 100 नहीं आ पा रहा है तो कोशिश ये करिए कि हमारा 95 नंबर कम से कम में आए, ठीक है। तो हम आपके बीच ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखेंगे हैं, मॉडल पेपर में रखे हुए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और 99% कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पूरा फंसेगा। तो आप लोग तन मन धन लगाकर वीडियो को अब देखें, ठीक है। जैसा कि आपके बीच पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का क्या नंबर छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। तो इसमें
जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है छायावाद काव्य की बृहदेत्रयी के रचनाकार नहीं है, तो इसमें होगा राइट आंसर महादेवी वर्मा। और ये सब क्या है, बृहदेत्रयी के रचनाकार हैं, कौन कौन है, निराला है, प्रसाद है और पंत है। ठीक है, इसमें हमारा राइट हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ख नंबर हमारा क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता हैं, तो आप बताइए पहले कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राजकुमार वर्मा। तो पल्लव के जो रचयिता है विद्यार्थियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बाकी सब पल्लव के रचयिता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना कर लेंगे आपको खर्च नंबरिंग ऐड हो जाएगा, सभी क्वेश्चन के प्रति नंबर भी दिखाया गया कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। अब ग वाले प्रश्न पर चलते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी नंददास से, ऑप्शन सी तुलसीदास से, ऑप्शन डी सूरदास से। तो इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तुलसीदास से। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास से, बाकी सब कबीरदास से नहीं, नंददास से नहीं, सूरदास से नहीं। इसमें राइट आंसर तुलसीदास से। ठीक है, इसमें भी खर्च से एक नंबर ऐड हो जाएगा। अब घ नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये सब वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा घ नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो आप बताइए कौन नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है कि भारत भारती की आंसू की साकेत। तो द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है, तो उसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आंसू। आंसू क्या है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बाकी सब द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास भी है, भारत भारती भी है, साकेत भी है, ये सब द्विवेदी युग की रचना है। बाकी आंसू जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, आंसू। ठीक है, आपको एक नंबर इसमें भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन लाजवाब है, मोस्ट है, अच्छे से पढ़िए तन मन धन लगा कर, नहीं तो पछताने का मौका मिल जाएगा। अंग नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है साकेत, तीसरा है यामा, चौथा है पद्मावत। तो कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी यामा। यामा जो है क्या है, कृति महाकाव्य नहीं है, बाकी सब क्या है, कृति महाकाव्य हैं, यानी रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है और पद्मावत भी महाकाव्य है। बाकी ये कौन सी कृति महाकाव्य नहीं, तो इसमें राइट आंसर होगा यामा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर यामा, एक नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अब दूसरे का क पर अब चलेंगे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपके बीच 2 का क नंबर क्वेश्चन है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए सन 1954 में, ऑप्शन बी सन 1943 में, ऑप्शन सी सन 1938 में, ऑप्शन डी सन 1936 में। तो जो हमारा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सन 1943 में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब ये सब रॉन्ग है, ये सब गलत है। बाकी यानी दूसरा वाला हमारा सही है, तो आप करेक्ट आंसर लगा देंगे तो एक नंबर खर्च से मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 का ख नंबर पर चलते हैं। 2 का ख नंबर आपके बीच विद्यार्थियों है, प्रिय प्रवास का महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। क्या है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, बाकी ये सब रचयिता नहीं है तो किसी दूसरे के हैं। तो क्वेश्चन में जितना पूछा जाए केवल उतना ही आपको जवाब देना होगा। इसलिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप लोग दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दे देंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपका नंबर कम रहेगा। तो जितना पूछा जाए आप उतने आंसर देकर खट से आगे बढ़िए। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, उसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। खट से कर लीजिए, एक नंबर आप पा जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच,
झरना के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। तो झरना के रचयिता हैं विद्यार्थियों, याद करे होंगे तो हमें कमेंट में तुरंत बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। कमेंट नहीं आया और इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों झरना के रचयिता हैं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जयशंकर प्रसाद। खट से आप आंसर इसमें टिक लगा दीजिए, आपका खट से नंबर बन जाएगा 1 नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है आपके बीच विद्यार्थियों, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। तो आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप कमेंट में जल्दी से बताइए। अगर जिसको पता हो तब मैं समझूँ कि विद्यार्थी हाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, कमेंट अभी तक नहीं आया और अब आप बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है, तो बचा हमारा कबीरदास यही है। यानी ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हमारे कबीरदास जी हैं। 1 नंबर आप पा जाएंगे खुशी खुशी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे आपके बीच, अंगा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी बीसल देव रासो, ऑप्शन डी आंसू। तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विसल देव रासो। इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सब आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विसल देव रासो। कर देंगे खट से 1 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1-1 नंबर ऐड होते होते आपका बहुत अच्छा मार्क चला जाता है और आप अपने क्लास में टॉप कर जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 का 1-2 प्रश्न समाप्त हो गए। अब बचा मेरा 3rd क्वेश्चन। ऐसे ही लगे रहे, जल्दी जल्दी सॉल्व कराते चलेंगे, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। तो प्रश्न 3 नंबर है विद्यार्थियों आपके बीच, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 5 × 2 लिखा है आपके बीच यानी 5 × 10। ठीक है, तो 5 × 10 का मतलब हुआ कि 1 क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी 5 क्वेश्चन इस प्रश्न में रहेंगे और 1 क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको शब्द दिया रहेगा, सब सेंटेंस, और आपको उसी से उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य में युग युगों में जिस सभ्यता बाकी आगे है, ठीक है, बाकी आगे है, देखिए, का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है और संस्कृति की जन का मस्तिष्क है, और संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि देखिए ये अंडरलाइन किस लिए कि ये मेन पॉइंट है। ठीक है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, और भूमि पर बसने वाले जन और न ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। ठीक, जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है और प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना
के अनुसार पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल्य आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, अब आपके बीच जितना मैंने बताया इन सभी का, अब इसी में से प्रश्न और आंसर आपको अब सॉल्व कराएंगे और 100% है कि उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन फंसेगा जहाँ तक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, बार बार लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको बीच इसी में प्रश्न देंगे और आपको इसी में आंसर बताएंगे। ठीक है, लगे रहिए ऐसे। मेहनत ही सफलता की कुंजी है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अभी आपके बीच जो हमने प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन दिए थे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यही 5 प्रश्न हैं, आपको इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसमें से कि सभी प्रश्नों का मार्क 2 नंबर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आपके बीच पहला प्रश्न बता देते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। आपको ऐसे लिखना होगा कि किस पाठ के कौन लेखक हैं और कौन शीर्षक हैं। तो दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। ठीक है, उसी जो अभी सेंटेंस आपको हम बताए हैं, जो पढ़ाए हैं अभी आपको, उसी में से आपको बताना है ढूंढ के। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। चौथा है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश से क्या कहा गया है। और 5वां क्वेश्चन है, रेखांकित अंश व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब आपके बीच हम आंसर सभी का बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो विद्यार्थियों, आपके बीच पहला क्वेश्चन यही है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक, आप यहाँ से लिखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक तक लिखिएगा। उसके बाद आप बताइए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद आप बताइए कि एवं इसका शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। इसका शीर्षक की बात करें तो आप बताइए राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इतना आप बताएंगे। यानी आप बताइए उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप बताइए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं एवं इनका शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। यानी राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आप बताएंगे, खट से आपका 2 नंबर ऐड हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, साथ ही साथ में अच्छे से नोट में लिखते भी चलिए, याद भी करते चलिए हम जो बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रति चलते हैं। आपके बीच विद्यार्थियों दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो आप बताइए कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग यहाँ तक पहले लिखिए, उसके बाद बताइए कि जन की संस्कृति है। ठीक है, आप भी इसमें इतना लिख देंगे, खट से 2 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं, ऐसे ही लगे रहिए। आपके भी तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा विद्यार्थियों, यह है राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। तो आप बताइए कि संस्कृति के विकास, लिख भी दे रहे हैं, संस्कृति के विकास, संस्कृति के विकास और अभ्युदय ठीक है, के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, आप लिखते चलिए। राइटिंग पे विशेष मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मोबाइल है, जैसे भी लिखते हैं सही सही लिख नहीं पाता है, कहीं भी आप देखेंगे। कह रहा है राष्ट्र वृद्धि के, यानी राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। तो आप बताइए कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के वृद्धि या अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है।
ठीक। तो आप बताइए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, इतना आप बता देंगे, खट से आपका नंबर 2 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। आपके बीच चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा विद्यार्थियों, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? आप बताएंगे आंसर में। ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा जाता है। आप बताइए, यहाँ तक पहले लिखिए, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। ठीक, इतना आप लिख देंगे, 2 नंबर खर्च से ऐड हो जाएगा। इसमें भी 8 नंबर आपका हो गया। अब 2 नंबर हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, तो उसमें भी आप कह देंगे 2 नंबर खर्च से पा जाएंगे। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके बीच 5वां नंबर क्वेश्चन यही था विद्यार्थियों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप बताइए कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र को भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के एक न रहने पर एक दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष की पुष्प की संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण में जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। इतना आप लिख देंगे, खट से आपका नंबर 10 का 10 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। ऐसे ही लगे रहिए, तन मन धन लगा कर देखिए और अपन परीक्षा में जाकर अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, तो प्रश्न 3 है विद्यार्थियों आपके बीच, यानी अथवा में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अथवा में भी क्वेश्चन आपके बीच पूछा जा सकता है। 100% गारंटी है, ये भी पूछा जाएगा। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। देखिए, ये मोस्ट है, अंडरलाइन जिसमें लगा है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। आपको वही दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जैसे अभी आपको पिछले वीडियो में यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन पे बताए हैं। अब आप इसका भी 5 क्वेश्चन और आंसर बताना होगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। बार बार तो मॉडल पेपर बनाएंगे नहीं विद्यार्थियों, इसलिए हमने कहा कि अथवा वाला भी बता देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी हम जो आपको अथवा में क्वेश्चन दिए हैं विद्यार्थियों उसी के सभी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आप देख ही रहेंगे कि भाषा का सीधा संबंध किससे है, अभी आपको बताएंगे किससे है। दूसरा है, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा, यह भी अभी आपको हम बताएंगे। तीसरा है, कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पांचवा है, पाठ शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। सभी प्रश्नों का उत्तर अब बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपके बीच पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो आप बताइए कि भाषा का सीधा संबंध, यानी यहाँ तक आप लिखिए, भाषा का सीधा संबंध तक लिखिए। उसके बाद आप बताइए कि प्रयोग से है और जनता से है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। ठीक है, जनता से है, इतना आप लिख देंगे, खट से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो आप बताइए कि नए शब्दों का यदि प्रयोग न किया जाए, यानी यहाँ तक आप लिखिए, नए शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे उद्देश्य पर
कुठाराघात होगा। क्या लिखेंगे? उसके पीछे उद्देश्य पर क्या होगा? कुठाराघात होगा। ठीक है, इतना लिख देंगे, खट से आपको 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। यानी नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो आप बताइए कि नए शब्दों का यदि प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। इतना आप लिखेंगे, खट से 2 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं अब। तो तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आपको भी दिख रहा होगा, कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप बताइए कि कुठाराघात का आशय घातक परिणाम या घातक चोट है। कुठाराघात का परिणाम घातक परिणाम घातक परिणाम या घातक चोट है। आप घातक चोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। यानी कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप बताइए कि कुठाराघात का आशय घातक परिणाम या घातक चोट है। इतना आप लिख देंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप बताइए कि लेखक का कहना है कि भाषा गतिशील होती है और वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से है। इतना आप बता देंगे। ठीक है, खट से नंबर आपको 2 नंबर इसमें भी ऐड हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है, देखते हैं क्या है वो, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। आपके बीच 5वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक, इतना पहले लिखा करिए जितना मैं बोल रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है। क्या है? भाषा और आधुनिकता है। ठीक है, और तथा इसके लेखक यानी इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे, खट से आपका 2 नंबर बन जाएगा। यानी 10 में 10 आप इसमें भी पा गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो विद्यार्थियों आपके बीच चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये पद्य वाला बात आ गई है। जैसा कि ये भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। देख लीजिए, 5 × 2 यानी 10 नंबर। तो ठीक है, अब ये पंक्ति क्या कह रही है, दुख की पिछली रजनी बीच विकता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए हैं जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। उसके आगे शायद होगा कि जगत की ज्वालाओं का मूल इश्क का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। बहुत दिन हो गया पढ़े, याद है अभी तक शायद। देखते हैं आगे क्या है। जी हाँ, यही था जो मैंने अभी बताया था, जगत की ज्वालाओं का मूल इश्क का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना होगा। पहले आपको प्रश्न बता देते थे, ये है। यानी उपयुक्त पद्यांश के कवि एक या कवि एवं कविता का नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तीसरा क्वेश्चन है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। चौथा क्वेश्चन है, एक पर्दा या झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और 5वां क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब आपको मैं सभी प्रश्नों का आंसर दूंगा बारी बारी से। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपके बीच चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये पद्य वाला बात आ गई है।
जैसा कि ये भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। देख लीजिए 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर। तो ठीक है, अब ये पंक्ति क्या कह रही है? दुख की पिछली रजनी बीच विकता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। उसके आगे शायद होगा कि जगत की ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। बहुत दिन हो गया पढ़े, याद है अभी तक शायद। देखते हैं आगे क्या है। जी हाँ, यही था जो मैंने अभी बताया था, जगत की ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना होगा। पहले आपको प्रश्न बता देते थे, ये है, यानी उपयुक्त पद्यांश के कवि एक या कवि एवं कविता का नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तीसरा क्वेश्चन है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। चौथा क्वेश्चन है, एक पर्दा या झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और पांचवा क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब आपको मैं सभी प्रश्नों का आंसर दूंगा बारी बारी से। ठीक है, जैसा कि आपके बीच पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश की कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो आप बताइए, तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि, यानी कवि की बात की जा रही है अभी, प्रस्तुत पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इस कविता का नाम श्रद्धा मनु है। क्या है? श्रद्धा मनु है। इतना लिख देंगे, आपको खर्च से 2 नंबर ऐड हो जाएगा। खुशी खुशी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपके बीच दूसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो आप बताइए, श्रद्धा मनु के हताश को प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। किसकी जगह लिख देंगे? मनु। ठीक है, किसकी जगह आप लिख देंगे? मनु। तो श्रद्धा मनु हताश मन को प्रेरणा दे रही, इतना लिख देंगे, आपको खर्च से 2 नंबर ऐड हो जाएगा। खुशी खुशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। तो चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। तो आप बताएंगे कि श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को, लिख भी दे रहे हैं, श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को, निराश मन को प्रेरित करने का प्रसंग का वर्णन किया गया है। प्रेरित करने का प्रसंग का वर्णन किया गया है, इतना लिख देंगे। ठीक है, आप यही बताएंगे, आपके क्वेश्चन में यही पूछा है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है। आप बताएंगे कि श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने का प्रसंग का वर्णन किया गया है, इतना लिख देंगे, तो आपको खर्च से 2 नंबर लिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपके भी चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा विद्यार्थियों, एक पर्दा यह जीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप बताइए, एक पर्दा था यह जीना नील था, यानी एक पर्दा था यह जीना नील था। तो इसका अगर अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार हो जाएगी। कौन सी अलंकार? उपमा अलंकार। जितना पूछे करते उतने जवाब दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, नहीं नंबर उतने मिलेगा, आपका समय वेस्ट हो जाएगा, आपका नंबर फिर कम मिलेगा। तो आपको उपमा अलंकार लिख के खाली फुर्ता हो जाना, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। आपके बीच 5वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम
व्याख्या कर चुके हैं, आपके बीच दिख रहा होगा। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात उदित होती है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः समीप आ जाता है। और इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु में आशा का जार किया है। ठीक, इतना आप लिख देंगे खट से, इसमें भी 2 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अथवा में भी बताना चाहते हैं विद्यार्थियों, अथवा में भी समझ लीजिए, नहीं तो बार बार मॉडल पेपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो भी मोस्ट है पद्य में। प्रश्न 4 का अथवा देखिए विद्यार्थियों। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में सिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्धरणी मछली। ठीक है, तो इसका अब आप लोगों को हम सभी प्रश्नों का उत्तर करवाएंगे। अब ऐसे ही लगे रहिए। जैसा कि आपके बीच प्रश्न बना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कवियत्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। तीसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने स्वयं को क्या बताया है। चौथा क्वेश्चन है नयनों में दीपक से जलते इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पांचवा क्वेश्चन है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जरा ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना बार बार, ये अथवा वाला अवश्य पूछा जाएगा 100%। अब आपको सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं। जैसा कि आपके बीच प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप बताइए कि प्रस्तुत पद्यांश श्री महादेवी वर्मा द्वारा मेन चीज लिखते हैं। श्री महादेवी वर्मा द्वारा, ठीक, प्रस्तुत पद्यांश श्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांध्य गीत, काव्य संग्रह सांध्य गीत, ठीक है, सांध्य गीत से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है। गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है। इतना आप लिख देंगे, खट से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यही बताना है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांध्य गीत से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं आप। जैसा कि आपके बीच प्रश्न 2 नंबर है, कवियत्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। तो आप बताइए कि प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवियत्री के निरंतर रुदन का कारण है। आप यही बताइए कि प्रीतम से मिलने की व्याकुलता, प्रीतम से मिलने की व्याकुलता ही क्या है, कवियत्री के निरंतर रुदन का कारण है। ठीक है, इतना लिख दें, खट से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 है आपके बीच। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो यही बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। आप बताइए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने, यानी यहाँ तक आप लिखिए, कवियत्री ने तक लिखिए, उसके बाद आप बताइए कि स्वयं को दुख की बदली बताया है। स्वयं को दुख की बदली बताया है। इतना लिख देंगे, खट से आपको 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं आप। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके बीच विद्यार्थियों, नयनों में दीपक से जलते इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जाहिर सी बात है, इसमें उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है, लिख दीजिए उपमा अलंकार है। आपको खट से 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं आप। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है बीच आपके बीच विद्यार्थियों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप बताइए कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरी जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है,
उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे हुए रहते हैं। इतना आप लिख देंगे, खट से आपको 2 नंबर ऐड हो जाएगा, आप 10 में 10 नंबर पा के चले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अब 5वां क्वेश्चन के प्रति चलते हैं। अब जैसा कि आपके बीच 5वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द का होना चाहिए और 3+2 यानी 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको हम तीनों जीवन परिचय बताएंगे, जो कि तीनों आप लोग पढ़ लेंगे तो किसी एक में फंस जाएगा। और क्योंकि मैं बार बार मॉडल पेपर नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं तीनों आपको जीवन परिचय बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला है अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कितने बार पूछा गया है। 2012 में पूछा गया है, 2013 AR में पूछा गया है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। लगातार 2012 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बार बार पूछा गया है विद्यार्थियों। इस बार भी पूछा जाएगा। आप जीवन परिचय दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसकी परीक्षा? ज्योतिषाचार्य की। उसी वर्ष प्रधानाध्यापक या प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे और कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य चित्त मोहन सेन आदि के संपर्क से ये साहित्य साधना की ओर उन्मुख हुए। सन 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इससे 1 वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आप D.Litt की सम्मानित उपाधि से विभूषित हुए और भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला था। इनका देहांत 18 मई सन 1979 को ईस्वी को हो गया था। ठीक है, इतना जीवन परिचय बताने के बाद आपको इनकी आलोचनाएं और कृतियां और जो भी उपन्यास हैं सब आपको थोड़ा बहुत अब आपको बताएंगे आगे चल के। ऐसे लिखेंगे तब आपका अच्छा नंबर और अच्छा स्कोर बनेगा और एग्जामिनर को भी प्रभाव पड़ेगा। इनकी अगर कृतियां की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित हैं। जैसे उपन्यास में देखा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, आनंददास का पोथा पुनर्नवा। और साहित्यिक शास्त्री और आलोचना ग्रंथ की बात करें तो ये सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और विवर्तक, कल्पना या कल्पलता, आलोक पर्व। इतिहास की बात करूँ तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। इतना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो एग्जामिनर भी प्रभावित होगा कि विद्यार्थी ने कितने मेहनत से और इतने अच्छे तरीके से लिखा है। हेडिंग डालकर बढ़िया राइटिंग में आपको अच्छा स्कोर मिलेगा और आप अपने क्लास में टॉप करने के लिए उद्यम रहेंगे। ठीक है, अब आपको हम दूसरी जीवन परिचय बताएंगे। जैसा कि आपके बीच वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देख लीजिए कितने बार पूछा गया है। 2011 में पूछा गया है, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में। इसमें भी बहुत बार पूछा गया है। यह भी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। ज़्यादा बड़ा नहीं है याद करने के लिए। जैसे कि जीवन परिचय शुरुआत करते हैं। पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था और आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था।
बचपन से ही इनकी वृद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई और इसलिए उन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए, पीएचडी और डीलिट की उपलब्धियां प्राप्त की और इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य भार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए और बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ में संग्रहालयों के कंप्यूटर भी रहे और कंप्यूटर मतलब कैलकुलेटर भी रहे और माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में माँ भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यानी इनकी मृत्यु सन 27 जुलाई 1967 में हो गई थी। इनकी कृतियाँ की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: उत्तर ज्योति, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति। आप इतना भी लिख देंगे तब भी नंबर अच्छा मिलेगा। फिलहाल आप लोगों को जानकारी के विषय में बता देते हैं। मातृभूमि, वाग्धारा आदि इनके लिए निबंध संग्रह है। पाणिनिकालीन भारत की बात करें तो इनकी विद्वतापूर्ण शोध ग्रंथ है। डॉक्टर अग्रवाल ने जायसीकृत पद्मावत का संपादन किया है और इसके अतिरिक्त उन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के भी कई ग्रंथ संपादित किए हैं। ठीक है, इतना बताने के बाद आपको जस्ट नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचा है और एक, उसको भी हम जीवन रचना बता देते हैं। वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने डाउट किया क्वेश्चन को, समझ लीजिए गया वो नंबर, मार्क नहीं चढ़ेगा फिर। जैसा कि ये लास्ट परिचय है गद्य का, तो हम आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताते हैं। हेडिंग डालिए जीवन परिचय। तय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को धनुष कोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम अंसिमा। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्क्वाड्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की और उसके बाद उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। उसके बाद आप जानिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और ये भारत के मिसाइल मैन भी थे और ये हिंदी के लेखक एवं शासक भी हो चुके हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप वैज्ञानिक के रूप में। कलाम जी अविवाहित थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए पश्चात और डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभिक में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण उन्हें भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम अम्बलाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। सन 1969 में इन्हें ISRO भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया, इसलिए उन्हें दोबारा DRDO में भेजा। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। अब आगे आपको जानकारी देना चाहेंगे और इनके जीवन परिचय के विषय में लिखेंगे और अच्छा आपको प्रदर्शन मिलेगा। और आप जानिए थोड़ा सा और। राष्ट्रपति के रूप में हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। कई तरह में 11वें राष्ट्रपति, और वे भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जो राष्ट्रपति चुनाव जीते और साथ ही उन्हें सबसे सम्मानित राष्ट्रपति भी माना जाता है। उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। रचनाएं अगर इनकी बात करें तो कलाम जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की जो निम्नलिखित हैं।
इंडिया 2020 यानी ए विजन फॉर द न्यू मिलीनियम 1998। दूसरा है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 में, और अग्नि की उड़ान हिंदी 1999 में रचनाएं। और चौथा है इंजेनेटेड माइंड्स यानी अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया 2002 में। और पांचवा है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ठीक है, ये उनकी रचनाएं हैं। और आगे थोड़ा सा और जानकारी लीजिए, सम्मानित अवार्ड के विषय में जानिए, और वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनरों के प्रति। तो जानिए सम्मानित अवार्ड। पद्म भूषण 1981 में पाए थे, पद्म विभूषण 1990 में, और भारत रत्न 1997 में, वान ब्राउन अवार्ड 2013 में। तो मृत्यु की बात करें 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं है, किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं विश्व सदा याद रखेगा। इसी कड़ी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट है, नहीं एक बार पछताने का मौका मिलेगा विद्यार्थियों, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे 2011 में, 12 में, 13 में, 2015 में, 2017 में, 2018, 2019, 2020 में लगातार पूछा गया है। अब आपको हम जीवन परिचय बताएंगे किसका, जयशंकर प्रसाद का। तो हिंदी छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल द्वादशी संवत 1946 विक्रमी संवत 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी काशी के घनी महादानी परिवार में हुआ था। आपके पितामह शिवरत्न साहू जी काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते थे। बालक प्रसाद की अवस्था अभी 12 वर्ष की ही थी और आपके पिता श्री देवी प्रसाद जी थे। और आपको आगे बताना चाहेंगे, प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण वे राजयक्षमा के शिकार हो गए और संवत 1994 विक्रमी संवत 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्पायु में परलोकवासी हो गए। तो ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे। और अब आपको हम बताएंगे काव्य, नाटक और कहानी, उपन्यास, निबंध क्या कैसे हैं। थोड़ा सा एक हेडिंग आपको बताएंगे उसके बीच में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन की। ठीक है, अब इसी कड़ी के साथ मैं आपको काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का। तो काव्य की अगर हेडिंग डालेंगे आप तो बताइए, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम, पथिक, झरना, लहर, आंसू, कामयानी आपकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, अब नाटक हेडिंग डालेंगे, बताएंगे सज्जम, कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। उसके बाद ध्रुव सामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट। ठीक है, ये सब नाटक हो गए। कहानी में हेडिंग डालेंगे आकाशद्वीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि और छाया। और चौथे नंबर हेडिंग डालेंगे उपन्यास। तो बताइए कंकाल, तितली, इरावती जिसे अपूर्ण भी कहते हैं। पांचवा हेडिंग डालेंगे निबंध। निबंध में आप बताएंगे काव्य और कला आदि। ठीक है, इतना आप बता देंगे, खट से आपका नंबर ऐड हो जाएगा 5 नंबर। ठीक, और जो भी जीवन परिचय हैं भी 2 मोस्ट हैं, उसको भी बता देते हैं आपके बीच। अब रामधारी सिंह दिनकर जी का आपको जीवन परिचय बताएं, कितने बार में कितना कितना कहाँ पूछा। 2011 में, 14 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में बार बार पूछा गया है। जीवन परिचय अब हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। अपने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आप 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी का राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। और दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्यकार का यह सूर्य 24 अप्रैल सन 1974 को सदा के लिए अस्त हो गया। साहित्यिक योगदान, दिनकर जी
दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक और चेतना जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनके क्रांतिकारी भावनाओं में दर्शन होते हैं और वे शोक शोषित समाज का उन्मूलन भी थे। ठीक है, इसी कड़ी के साथ मैं आगे आपको रचनाएं वगैरह बता देता हूँ। साइड कट में आप वैसा ही लिखेंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, अब रचनाएं की बात करते हैं। रचनाएं हेडिंग डालिए, बोलिए। दिनकर जी ने अपनी समर्थ लेखनी से गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास की आंसू, रसमृथि, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह और नील कुसुम, चक्रवाल, नयन सुशाभित और परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला, कवित्त, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें। ठीक है, आज इनकी सब रचनाएं हैं। आप कोई भी 2, 4, 6 रचनाएं याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी के साथ अगला वाला जो हमारा रचनाएं हैं या जो भी जीवन परिचय है उसको अब आपको बताएंगे, वो भी मोस्ट है। तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपके बीच विद्यार्थियों पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय बताएंगे। और आप देख रहे होंगे कि 2014 में, 2015 में, 18 में, 19 में, 20 में लगातार पूछा गया है। अब आप जीवन परिचय देखिए और याद करके जाइए। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आपकी बनारस के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजा गया, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण आपको अध्ययन छोड़ना पड़ा। घर पर ही आपने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आगे आपको बताना चाहेंगे इनके जीवन परिचय के विषय में। हरिओंद जी निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। 6 मार्च 1947 में आपका देहावसान हो गया। रचनाएं की बात करें तो रचनाएं हेडिंग डालिए, बताइए। हरिओंद जी ने पद्य और गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है महाकाव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और मुक्त या मुक्तक काव्य की रचनाएं की बात करें तो चौखे चौपदे, चुपते चौपदे, रस कलश, बोलचाल, पद्य प्रसून, कल्पलता और प्रेमबाम प्रवाह, प्रेम पुष्पहार आदि ये सब इनकी रचनाएं हैं। और आलोचनात्मक ग्रंथ की रचनाएं की बात करें तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना, रस कलश आदि की भूमिकाएं इनकी रचनाएं हैं। और उपन्यास की बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, प्रेम कांता ये सब उपन्यास हैं। और नाटक की बात करें तो नाटक प्रद्युम्न, विजय और रुक्मणी परिणय। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, करेक्ट आपका नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चलते हैं विद्यार्थियों। अच्छे से तन मन लगा कर देखिए और अपने क्लास में टॉप करिए। जो कि 6वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, जो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आपको बताना होगा हेडिंग डालकर बढ़िया से। बताइए पंचलाइट के विषय में। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी, संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खेल या खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में कहानी का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे कहा जाए तो हेडिंग डाल सकते हैं कथानक। ठीक है, तो गांव के जो महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है और संध्या समय कीर्तनी मंडली आती है और इकट्ठे होती हैं। ठीक है, इतना आप बताएंगे कथानक में। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा पात्र और चरित्र चित्रण की। तो हेडिंग डालिए आप पात्र और चरित्र चित्रण की। तो बताइए कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है और सरदार, दीवान, गुलरी, फुटगी आदि
प्राचीन रूढ़ियों में ग्रस्त ग्रामीणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। वे स्वच्छंद आचरण के विरोधी हैं, कल पुर्जे वाले चीज़ की पूजा करने के लिए अंधविश्वास के समर्थक हैं। मुनरी और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। गोधन स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। उसके बाद हेडिंग डालिए आप कथोपकथन, हेडिंग डालिए। उसके बाद बताइए कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। और बता सकते हैं संवादों में कृत्रिमता नहीं है और संवादों में व्यंग और विनोद की बहुलकता है। तो उसके बाद चौथा नंबर हेडिंग डालिए वातावरण। कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है और ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है और देश काल और परिस्थितियों का चित्रण प्रस्तुत करने में कहानीकार का विशेष सफलता का प्राप्त हुई है। और ग्रामीण अंधविश्वास, रूढ़ियों या संकीर्णताओं आदि का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन कहानी में किया गया है। उसके बाद हेडिंग डाले 5वां नंबर भाषा शैली। तो भाषा शैली में आप बताएंगे कहानी की भाषा सरल है जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है और जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। कल, कब्जा, पुण्याह, अलबत्ता, नेमटेम, चौका, पीढ़ी आदि आंचलिक शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण चित्रमयता सजीव हो उठी है। कहानी में उर्दू के शब्दों का भी जैसे शोरगुल, दिमाग, मायूसी, काबिल, वजह आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। 6वां नंबर है हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में आप बताएंगे कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बकिया उधेड़कर पाठकों के समक्ष रख दिया है। इतना आपको बताना है, उसके बाद खट से आपको नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि आपके भी 7वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि ये भी 5 नंबर का है, वेरी मोस्ट है। अब आपको बताएंगे खंडकाव्य, आलोक वृत्त खंडकाव्य के विषय में आपको बताएंगे, जो कि 100% हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसा कि ये 7 नंबर क्वेश्चन था खंडकाव्य के विषय में, तो ये घ क ख ग घ करके दिया था विद्यार्थियों। तो घ वाला क्वेश्चन मोस्ट है। आलोक वृत्त खंडकाव्य यानी आलोक वृत्त के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। और दूसरे में कह रहा है आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं पूरा एक्सप्लेन करके, वैसे ही आपको अपने पेपर में लिखना होगा। जैसा कि आपके बीच आलोक वृत्त खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग पूछा है, तो आप बताइए हेडिंग डालकर। वापस भारत आगमन, हेडिंग डालिए, बढ़िया से लिखिए राइटिंग बैठाकर। अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। गांधी जी के आह्वान पर देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि नेता उनका नेतृत्व ग्रहण करते हैं। सर्ग के प्रारंभ में चंपारण के संघर्ष का चित्रण है। गोरे नीलहों की किसी प्रकार हृदय परिवर्तित किया गया। कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इस सर्ग में विवेचन किया है। इस आंदोलन की सफलता के पश्चात खड़ी सत्याग्रह का वर्णन हुआ है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का चरित्र उभर कर सामने आता है। भीषण अकाल के समय अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली का दामन चला और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के हिंसात्मक दामन का बापू की अहिंसात्मक विरोध के आगे झुकना पड़ा। तो एक हेडिंग है, आपके भी दिख रहा होगा, सेना भी क्या करे नहीं यदि अन्न वस्त्र मिल पाए, गांव गांव घर घर विरोध का दावा न लहराए, संगीनों में एक फूल भी खिला नहीं सकते हैं, बंदूकों से मार भले दे जिला नहीं सकते हैं। तो इस अहिंसात्मक क्रांति का ब्रिटिश शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज कांप गए और फिर एक बार पुनः कोलकाता में क्रांति का श्री गणेश हुआ। यह हुआ हमारा आलोक वृत्त खंडकाव्य का चतुर्थ सर्ग। ठीक है, और जो अथवा में दूसरा नंबर पूछा था वो भी आपको बता दें, वो भी फंस सकता है, उम्मीद है वो भी। तो खर्च अगर कर लेंगे तो 5 नंबर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो भी बता देते हैं आपको। जैसा कि देख रहे होंगे विद्यार्थियों, 2011 में, 13 में, 14 में, 2016 में, 18 में, 19 में, 21 में, इसमें भी देख लीजिए
2012, 13, 15, 16, 21 ऐसे हर ईयर में पूछा गया है। थोड़ा अथवा अथवा करके ये वाला करिए या ये वाला करिए, या मतलब थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, बाकी सब क्वेश्चन वही है। ठीक है, आपको बताएंगे, देखिए अच्छे से। तो आप बताइए उत्तर में महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण की निम्नलिखित विशेषताएं, ऐसे हेडिंग डालिए और लिखिए। हेडिंग डालिए मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। आप बताइए कि राष्ट्रपिता गांधी जी ने मानवीय मूल्यों के प्रति घोर अवस्था है या आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए लालायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसा कि एक हेडिंग है, आपको भी दिख रहा होगा, मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है, मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है, सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है, ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है। दूसरा हेडिंग डालेंगे मातृपितृ भक्त। वे माता पिता के पूर्ण भक्त तथा आज्ञा पालक सेवक थे, उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवि के शब्दों में रगड़ पिता की सेवा में रहते थे सतत निरज्जो, अमिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को, अचैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। ठीक है, इसी कड़ी के साथ मैं थोड़ा सा आगे और बताना चाहूँगा, उसके बाद खंड का समाप्त होने चला है। तो ठीक है, आपके बीच तीसरा हेडिंग है राष्ट्र प्रेम। तो बताइए राष्ट्र प्रेम में हेडिंग डालकर, भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था, इसके लिए तो उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आज भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं। चौथा हेडिंग है हरि जनोद्धार, यानी अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। पांचवा हेडिंग है स्वदेशी वस्तु व खाद्य को महत्व। तो बताइए गांधी जी ने स्वयं की भी और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुओं और खाद्य अपनाने की प्रेरणा दी। तो खाद्य का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। ठीक है, इसी कड़ी के साथ खंड का समाप्त होता है और कल आपको हम खंड ख, कल के वीडियो में खंड ख बताएंगे हिंदी का, और कल आपका इंतज़ार करिए आप लोग, और अच्छे से इसको जो भी लगे 2-4 घंटे अच्छे से रट लीजिए, जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।